Good morning, students. This is your social science class for class 9th. This is the sixth part of this chapter. We already much discussed about the chapter third, poverty as a challenge, and now this is the sixth part of the video. सो वी ऑलरेडी डिस्कस सम ऑफ द एंटी मेजर्स फॉर पोवर्टी कि मतलब हमें पोवर्टी को हटाने के लिए क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, हमने कुछ डिस्कस करे थे ऑलरेडी. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड पैराग्राफ. इन दीज सर्कमस्टांसेस देयर इज़ अ क्लियर नीड फॉर टारगेटेड एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स. और अगर अब हम कुछ सर्कमस्टांसेस में देखें तो हमें यहाँ पे क्लियर नीड फॉर टारगेट मतलब ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत है जो डायरेक्ट पोवर्टी पे वर्क करें और जो एंटी पोवर्टी हो, मतलब कि पोवर्टी के खिलाफ, मतलब डायरेक्ट पोवर्टी पे वर्क करें, पोवर्टी के लिए ही वर्क करें और किसी चीज़ के लिए वर्क ना हो जिसका अदर इफेक्ट पोवर्टी पे है. जैसे हमने अभी देखा था स्टार्टिंग से कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो वो एक एग्रीकल्चर पे वर्क था, लेकिन उसका इफेक्ट पोवर्टी पे हुआ कि एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई तो पोवर्टी कम हुई, लेकिन कुछ एरिया की. ऑल दो देयर पर अब हमें ऐसे प्रोग्राम चाहिए थे जो सिर्फ पोवर्टी के लिए वर्क करें. ऑल दो देयर आर सो मैनी स्कीम्स विच आर फॉर्मुलेटेड टू अफेक्ट पोवर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. यही हमने अभी डिस्कस करा कि बहुत सारी ऐसी स्कीम होती हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पोवर्टी को इफेक्ट करती हैं. लाओ वी वर डिस्कसिंग अ स्कीम दैट इज़ मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मतलब ये 2005 में पास हुआ था. एम्स टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू एंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज़. इसका क्या एम था कि 100 days लोगों को, मतलब जो लेबर होते हैं या जो एग्रीकल्चर के लिए वर्क करते हैं उनके लिए 100 days उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है टू एवरी हाउस होल्ड, हर व्यक्ति को, ताकि वो अपनी जो फूड की जो ज़रूरत है वो पूरा कर सके. दिस प्रोग्राम इज़ फॉर रूरल एरिया, मतलब विलेज एरिया के लिए. इट ऑल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसका एम किस तरफ था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी था. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज को सेव करें, मतलब फ्यूचर जनरेशन को भी कंसिडर करके चलें. टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्रॉट, जिसमें किस चीज़ को एड्रेस किया गया था? ड्रॉट को एड्रेस किया गया था, मतलब लोगों को बताया था कि एग्रीकल्चर है तो ड्रॉट भी हो सकता है किसी साल अच्छा मानसून नहीं हो और ड्रॉट कंडीशंस हो. डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन, और किस चीज़ के बारे में बताया था? डिफॉरेस्टेशन के बारे में और सॉइल इरोजन, की सॉइल इरोजन से भी लैंड को नुकसान होगा, और डिफॉरेस्टेशन, तो उनको इस चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया था. 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब्स हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर वुमेन, और 1/3 जॉब्स जो थी, टोटल जॉब्स, वो किसके लिए रखी गई? वुमेन के लिए रिजर्व. द स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन डेज, और ये एक दिन में 220 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड कराता है. टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड्स, कितने हाउस होल्ड्स में से? 4.78 करोड़ में से, मतलब हम देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली कितने सारे लोगों को ये जॉब्स प्रोवाइड करा रहा है. द शेयर ऑफ SC/ST वुमेन पर्सन डेज इन द स्कीम आर 23%, और जो SC/ST वुमेन्स होते हैं, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब वुमेन का इसमें रिजर्व था कितना? 23%, एंड 17% एंड 53% रिस्पेक्टिवली. मतलब SC के लिए 23%, ST के लिए 17% एंड वुमेन्स के लिए 53%. द एवरेज वेज हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 65 इन 2006-07 टू 132 इन 2013-14, और जो इनकी वेजेस थी वो 65 से 132 इंक्रीज हो गई थी. कब? 2013-14 में. Recently, in March 2018, the wage rate was unskilled manual workers has been revised. और इस समय पे क्या हुआ था मार्च 2018 में कि जो वेज रेट थी अनस्किल्ड लेबर की, मतलब जो अनस्किल्ड लेबर होती थी जिन्हें काम ढंग से नहीं आता था, मैनुअल वर्कर्स जो होते थे, हाथ से जो काम करते थे, हैव बीन रिवाइज्ड स्टेट वाइज द रेंज ऑफ वेज रेट फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन. और अब इस समय सर्वे हुआ था, और जब वेज रेट देखी गई थी स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी की, तो वो कितनी थी?
between rupees 281 per day for workers in Haryana to rupees 160 per day for the workers in Bihar and Jharkhand. मतलब 281 रुपीज़ हरियाणा में थी एंड 168 बिहार एंड झारखंड में थी. मतलब सबसे ज़्यादा हरियाणा में और सबसे कम झारखंड में. सेकेंड प्रोग्राम देखेंगे हम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना दैट इज़ PMRY इज़ द अनादर स्कीम विच वॉज स्टार्टेड इन 1993. कब स्टार्ट हुई थी? 1993 में. द एम ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज़ एंड स्मॉल टाउन्स. ये स्कीम इसलिए थी कि ताकि जो पढ़े लिखे यूथ हैं, यंगर्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट जॉब प्रोवाइड कराया जाए स्मॉल रूरल एरियाज मतलब विलेजेस एंड टाउन्स में. दे आर हेल्प इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्री. सो वो क्या, उनको किस चीज़ में हेल्प की जाती थी कि वो अपना स्मॉल बिजनेस या इंडस्ट्री सेटअप कर सकें. थर्ड स्कीम थी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. REGP वॉज लॉन्च्ड इन 1995 में लॉन्च हुई थी. द एम वॉज प्रोग्राम इज़ टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज़ एंड स्मॉल टाउन्स. और इसका एम था कि जो ये पढ़े लिखे लोग होते हैं रूरल एरियाज़ के, वो अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, इसके लिए उन्हें इसमें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती थी. अ टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब्स हैज़ बीन सेटअप. और इसके अंडर टारगेट करा गया था कि उनके लिए 25 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे, मतलब निकाले जाएंगे. सेटअप अंडर द 10th 5-year प्लान. 25 लाख जॉब्स किसके अंडर निकाले गए? 10th 5-year प्लान में. किसके लिए? यंगर्स के लिए, एजुकेटेड पीपल के लिए. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY वॉज लॉन्च्ड इन 1999. कब लॉन्च हुई थी ये? 1999 में. द प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन. और इस प्रोग्राम का एम था कि जो भी फैमिलीज पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं या पुअर हैं, उनको सही किया जाए, मतलब पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाया जाए. बाय ऑर्गेनाइजिंग दैम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. उनको कैसे क्या प्रोवाइड कर रहे थे? सेल्फ हेल्प ग्रुप. मतलब उनको कुछ पीपल का ग्रुप होता था जो समझाता था कि वो किस तरह से पॉवर्टी से बाहर आ सकते हैं, कैसे अपने लिए जॉब ले सकते हैं. ऐसी क्या क्या स्कीम है जिनका वो बेनिफिट लेके एज अ पुअर ना रहें. थ्रू अ मिक्स बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी. क्या प्रोवाइड करा के? बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी. मतलब चीज़ों पे कुछ कम प्राइजेस में अवेलेबल करा के. सब्सिडी होता है मतलब कुछ उनको फ़ायदा देके कम प्राइजेस पे चीज़ें अवेलेबल करा के. नेक्स्ट प्रोग्राम था अंडर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना दैट इज़ PMGY लॉन्च्ड इन 2000. कब लॉन्च हुई? 2000 में. एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज़ गिवन टू स्टेट्स फॉर बेसिक सर्विसेज. और इसमें लोगों को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कराए गए थे, जैसे कि सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन. मतलब वो सर्विसेज जो हमारी लाइफ के लिए बेसिक सर्विसेज जो ज़रूरी हैं वो प्रोवाइड कराए गए थे. अनदर इम्पॉर्टेंट स्कीम इज़ अंत्योदय अन्न योजना इज़ अबाउट विच यू विल रीडिंग मोर इन द नेक्स्ट चैप्टर. इस योजना के बारे में हम ज़्यादा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ें. The results of these programs have been mixed. और इन प्रोग्राम्स के रिजल्ट्स क्या हुए थे? Now we will discuss that. Which one of the major reason for less effectiveness is the lack of proper implementation and right targeting. इनका कम इफ़ेक्ट क्यों था? ज़्यादा इफ़ेक्ट क्यों नहीं हो पाया प्रोग्राम्स का? क्योंकि ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए. लोगों ने इनको जो वर्क करते थे इन पर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करा, ढंग से काम नहीं करा. Moreover, there has been a lot of overlapping of scheme. और जो स्कीम्स थी बहुत सारी ओवरलैप हो गई. मतलब कि 2-4 स्कीम्स ऐसी थी जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रही हैं, कुछ ऐसी थी जो रूरल एरिया के लिए करा रही है. तो वो सब आपस में ओवरलैप हो गई एंड पीपल भी कन्फ्यूज हो गए. उनको क्या हुआ? इससे कुछ भी नहीं मिल पाया. Despite good intentions, the benefits of these schemes are not fully reached to the deserving people. और ये सर्विसेज उन तक पहुँच ही नहीं पाई जो इसके लिए वाकई में डिज़र्विंग थे. Therefore, the major emphasis in recent years is on proper mentoring of all poverty alleviation programs. और अभी जो गवर्नमेंट का मोस्ट रिसेंट ईयर्स में जो फोकस है वो किस पे है? ऐसे प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस कराना जिससे पोवर्टी कम हो. The challenge ahead. Poverty has certainly declined in India, but despite of
poverty reduction remains India's most compelling challenge. Wide disparities in poverty are visible between rural and urban areas and among different states. तो इतने सालों हमने इतना सारा पढ़ा तो हमने इससे क्या समझा कि एक चैलेंज की तरह है, क्योंकि इंडिया में 1950 से इंडिया इस पे वर्क कर रहा है, बट ये जितना कम होना चाहिए था उतना ज़्यादा कम नहीं हो पा रहा. सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वैल्यूनरेबल टू पोवर्टी. Poverty reduction is expected to make better progress in next 10 to 15 years. और गवर्नमेंट की पूरे वर्क है इस पे कि वो नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में पोवर्टी को रिड्यूस कर सके, हटा सके. दिस कुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ. और ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होगी. इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वुमेन एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ये जब पॉसिबल हो सकता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो, एजुकेशन फ्री हो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो. The official definition of poverty, however, captures only a limited part what poverty real means to the people. It is a minimum subsistence level living rather than a reasonable level. हम अगर देखें तो poverty क्या है, poverty की हम definition क्या दे सकते हैं, ये है, हमने इतना सारा पढ़ के समझा कि poverty ये है कि एक मिनिमम सब्सिस्टेंस मतलब बहुत कम पैसे में या बहुत कम नीड्स के साथ रहना और एक रीज़नेबल लाइफ नहीं मिल पाना, मतलब जो होना चाहिए उससे कम होना. Many scholars advocate that we had must broken the concept into human poverty. A large number of people may have been able to feed themselves. और काफ़ी स्कॉलर्स ने मतलब जो इस पे वर्क करते हैं, पढ़ने वाले लोगों ने कहा है कि हमें इसे ब्रेक कर देना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, ह्यूमन पोवर्टी. सो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल में हैव बीन एबल टू फीड दैमसेल्फ. तो लोग अब ज़्यादा, क्योंकि ये क्या कौन सा पोवर्टी है, क्या ह्यूमन की वो चीज़ है जिसमें लोग अपने आप की जो नीड्स होती हैं उनको पूरा नहीं कर पाते. बट डू दे हैव एजुकेशन, पर क्या वो एजुकेटेड होते हैं? क्या उनके पास शेल्टर होता है, हेल्थ होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है, कॉन्फिडेंस होता है कि वो सब कर सकते हैं? दे आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्या वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से फ्री होते हैं? क्या चाइल्ड लेबर नहीं होती वहाँ? वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शोज दैट द विद डेवलपमेंट द डेफिनेशन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पोवर्टी ऑल्सो चेंजेस. हमने देखा कि डेवलपमेंट के साथ पोवर्टी की डेफिनेशन भी चेंज होती जाती है. एरिडिक्शन ऑफ पोवर्टी इज़ ऑलवेज अ मूविंग टारगेट, इसलिए ये हमेशा एक मूविंग कॉन्सेप्ट है. होपफुली वी स्टिल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ इनकम टू ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट decade, but the target will move in of many bigger challenges that still remain: providing people care, education, job security for all, and achieving gender equality and dignity for the poor. These will be even bigger tasks. So हमें poverty के साथ ये भी देखना होगा कि हम हेल्थ, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी इन सब चीज़ों को भी अचीव करें. थैंक यू. सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोवर्टी. जो हमने सारा पढ़ा कि व्हाट इज़ पोवर्टी. इट इज़ अ डायनेमिक वर्ड जो हर समय चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू अर नीड्स. अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो हम ये कह सकते हैं कि पोवर्टी में से हम एजुकेशन को हटा सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है. इसलिए हमारे लिए पोवर्टी क्या है? इट इज़ जस्ट अ सबसिस्टेंस, कि बस वो लोग रह पाते हैं पर उनके पास जितना रीज़नेबल होना चाहिए उससे कम होता है. थैंक यू.